नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। अदालत में जब जज हथौड़ा पटक कर सजा सुनाते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि कहानी खत्म। बिल्कुल। लेकिन असल में कहानी का एक नया और शायद ज्यादा जटिल अध्याय वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। उस फैसले को कागज से निकालकर हकीकत में कैसे बदला जाता है, यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। एक सजा को लागू करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सजा सुनाना। और आज हम उसी अध्याय में उतर रहे हैं। हमारे सामने है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 34 के सबसे जरूरी हिस्से। जी। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि किसी दोषी की सजा कैसे पूरी होगी, क्या उसे बीच में रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है या पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है। कानून के छात्रों के लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है कि अदालत का फैसला मंजिल नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और इस सफर को समझने के लिए देखिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले ले सबसे गंभीर सजा यानी मृत्युदंड की प्रक्रिया। फिर हम कारावास और जुर्माने की बात करेंगे। उसके बाद कुछ खास हालात देखेंगे, जैसे जब एक कैदी को एक और सजा हो जाए। अच्छा। और आखिर में हम सरकार की उस शक्ति पर बात करेंगे जिसके तहत वो सजा को कम या माफ कर सकती है। तो चलिए सबसे मुश्किल और संवेदनशील हिस्से से शुरू करते हैं, मृत्युदंड। जब कोई निचली अदालत यानी सत्र न्यायालय किसी को फांसी की सजा सुनाती है तो क्या उसे तुरंत लागू कर दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारा कानून एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच देता है। सुरक्षा कवच कैसे? सत्र न्यायालय अगर फांसी की सजा सुना भी दे तो वो उसे सीधे लागू नहीं कर सकती। उसे पहले अपनी पूरी कार्यवाही पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजनी पड़ती है। अच्छा, तो कंफर्मेशन के लिए? हाँ, कंफर्मेशन। हाईकोर्ट जब तक उस सजा पर अपनी मुहर ना लगा दे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये एक तरह से अनिवार्य दूसरा परीक्षण है ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ये एक जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म है। लेकिन अगर अपील के दौरान हाईकोर्ट ही सीधे मृत्युदंड दे दे तब तो पुष्टि की जरूरत नहीं होगी। तब पुष्टि की जरूरत तो नहीं, लेकिन सजा को अमल में लाने की जिम्मेदारी फिर भी जमीनी स्तर पर सत्र न्यायालय की ही होती है। मतलब प्रक्रिया वहीं से चलेगी। जी। हाईकोर्ट अपना आदेश सत्र न्यायालय को भेजेगा और फिर वही वारंट जारी करेगा। प्रक्रिया हमेशा जमीनी अदालत के जरिए ही पूरी होती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की क्या भूमिका है? मान लीजिए किसी को हाई कोर्ट से मौत की सजा मिली है और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, क्या उसे मौका मिलता है? हाँ, और ये एक मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है। कानून ये सुनिश्चित करता है कि न्याय का हर दरवाजा खटखटाया जा सके। धारा 455 इसी बारे में है। क्या कहती है ये धारा? ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है तो हाई कोर्ट खुद अपनी सुनाई सजा के अमल पर तब तक के लिए रोक लगा देगा जब तक अपील करने का समय खत्म न हो जाएगा। और अगर उस समय के अंदर अपील कर दी गई तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से उस अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक सजा पर रोक लगी रहेगी। अच्छा। इतना ही नहीं, अगर कोई विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर करना चाहता है तो उसके लिए भी हाईकोर्ट सजा को स्थगित करने का आदेश देता है। मकसद साफ है, किसी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए हर कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी संवेदनशीलता से जुड़ा एक और मानवीय पहलू है जो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। हाँ, और ये कानून के मानवीय चेहरे को दिखाता है। धारा 456 बहुत स्पष्ट है। अगर किसी महिला को मौत की सजा दी गई है और जांच में पाया जाता है कि वो गर्भवती है तो क्या होता है? तो हाईकोर्ट उस मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देगा। यहाँ कानून एक अजन्मे बच्चे के जीवन को प्राथमिकता देता है, जो एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। तो मृत्युदंड के लिए तो प्रक्रिया बहुत सख्त है, जिसमें कई स्तरों पर जांच होती है, लेकिन भारत में ज्यादातर सजाएं कारावास की होती हैं। जी। वहां प्रक्रिया कैसे काम करती है? एक बार सजा सुना दी तो कैदी को कहां और कैसे रखा जाता है? ये फैसला राज्य सरकार करती है। धारा 457 के मुताबिक सरकार ये तय करेगी कि दोषी को किस जेल या किस जगह पर रखा जाएगा। अच्छा। इसमें एक दिलचस्प स्थिति भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सिविल मामले जैसे पैसे की देनदारी ना चुकाने पर सिविल जेल में बंद है जी। और इसी बीच किसी आपराधिक मामले में उसे सजा हो जाती है, तब अदालत उसे सिविल जेल से निकालकर क्रिमिनल जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। ठीक है। अब कारावास के साथ साथ अक्सर जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता है तो क्या होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। इसके लिए कानून 2 रास्ते बताता है जो धारा 461 में दिए गए हैं। क्या है वो? पहला, अदालत उस दोषी की चल संपत्ति
यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जैसे उसकी गाड़ी, बैंक का पैसा या घर का सामान। बिल्कुल, उसकी कुर्की और बिक्री का वारंट जारी कर सकती है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता थोड़ा और मजबूत है। अदालत जिले के कलेक्टर को वारंट भेज सकती है। कलेक्टर को? हाँ, फिर कलेक्टर उस जुर्माने की रकम को वैसे ही वसूल करेगा जैसे जमीन का लगान या टैक्स वसूला जाता है। मतलब वो दोषी की चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति से वसूली कर सकता है। तो इसका मतलब कलेक्टर के पास वसूली के लिए काफी शक्तियां हैं, वो तो दोषी को गिरफ्तार भी कर सकता होगा? नहीं, और यही इस प्रावधान की खास बात है। कानून ने यहाँ एक संतुलन बनाया है। अच्छा। धारा 461 साफ कहती है कि कलेक्टर वसूली के लिए दोषी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकता। वसूली सिर्फ संपत्ति से होगी, व्यक्ति की आजादी से नहीं। कभी कभी जुर्माने की रकम बहुत बड़ी होती है, क्या उसे किश्तों में भरने की कोई सुविधा है? हाँ, कानून ने ये सहूलत भी दी है। धारा 464 के तहत अगर किसी को सिर्फ जुर्माना हुआ है और ना भरने पर जेल की सजा है तो अदालत उसे 30 दिन का समय दे सकती है या 2-3 आसान किश्तों में चुकाने का आदेश दे सकती है। और इस दौरान उसकी जेल की सजा का क्या होगा? इस दौरान उसकी जेल की सजा निलंबित रहती है और उसे एक बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो किस्त भरने में चूका तो उसे फौरन जेल भेज दिया जाएगा। चलिए, अब कुछ और दिलचस्प परिदृश्यों पर बात करते हैं। मान लीजिए कोई कैदी जेल से भाग जाता है, फिर बाहर कोई और अपराध करता है और दोबारा पकड़ा जाता है, तब उसकी सजाओं का क्या होगा? ये एक क्लासिक फिल्मी सिचुएशन है जिसे धारा 466 सुलझाती है। बिल्कुल। यहाँ सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नई सजा पुरानी सजा के मुकाबले प्रकार में अधिक कठोर है या नहीं। मतलब कठोर कारावास और साधारण कारावास जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास से ज्यादा कठोर माना जाता है। तो अगर नई सजा ज्यादा कठोर है तो वो पहले शुरू होगी? बिल्कुल, अगर नई सजा ज्यादा कठोर है तो वो तुरंत शुरू हो जाएगी। कैदी को पहले अपनी कठोर सजा भुगतनी होगी। और पुरानी वाली का क्या होगा? जब वो पूरी हो जाएगी तब उसे अपनी पहली सजा का बचा हुआ हिस्सा पूरा करने के लिए भेजा जाएगा। और अगर नई सजा कठोर नहीं है तो वो पुरानी सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। इसका मकसद ये है कि कोई भी अपराधी भागकर अपनी सजा से बच ना सके। एक और स्थिति जो अक्सर सामने आती है, कोई पहले से ही एक मामले में जेल में है और उस पर चल रहे दूसरे केस का भी फैसला आ जाता है, तो क्या उसकी नई सजा पुरानी वाली के खत्म होने का इंतजार करती है या दोनों साथ साथ चलती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और कानून में इसे एक के बाद एक चलना, जिसे कंसेक्यूटिव कहते हैं, और एक साथ चलना यानी कंकरेंट कहते हैं। तो नियम क्या है, कंसेक्यूटिव या कंकरेंट? देखिए, धारा 467 के अनुसार आम नियम तो ये है कि दूसरी सजा पहली के खत्म होने के बाद शुरू होगी, यानी सजाएं एक कतार में चलेंगी। लेकिन अदालत को यह अधिकार है कि वो केस के हालात को देखते हुए यह आदेश दे कि दोनों सजाएं एक साथ चलें। तो ये जज के विवेक पर निर्भर करता है। क्या इसमें आजीवन कारावास को लेकर कोई खास नियम है? हाँ, और ये बहुत तार्किक नियम है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है तो उसे बाद में मिलने वाली कोई भी सजा, चाहे वो कुछ सालों की हो या एक और उम्र कैद, हाँ, वो हमेशा पहली वाली के साथ साथ ही चलेगी। इसे ऐसे समझिए, एक इंसान के पास एक ही जीवन काल होता है। सही बात है। आप एक जीवन काल की सजा पूरी करने के बाद दूसरा जीवन काल शुरू नहीं कर सकते, इसलिए कानून भी यही कहता है। ये तो बहुत तार्किक बात है। अब एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर आते हैं जिसे सेट ऑफ कहते हैं। यह क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सेट ऑफ, जो धारा 468 में है, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी आरोपी ने अपने केस की जांच या ट्रायल के दौरान कुछ समय जेल में बिताया है तो सजा सुनाए जाने पर उस जेल में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा में से घटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम एक तरह से ये मान रहा है कि भले ही वो तब दोषी साबित नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो समय जेल में बिताया वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरह का टाइम क्रेडिट है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक टाइम क्रेडिट ही है। ये इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए तय सजा से एक दिन भी ज्यादा जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। और ये उन हजारों विचाराधीन कैदियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो सालों तक फैसले का इंतजार करते हैं। निश्चित रूप से ये सचमुच एक बहुत ही उचित प्रावधान है। चलिए अब इस चर्चा के अंतिम और सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं, जहां सजा पर दया, माफी और बदलाव की बात होती है। मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका की प्रक्रिया में इस नए कानून में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं।
वो क्या है? हाँ, धारा 472 में अब दया याचिका के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और समयबद्ध प्रक्रिया बना दी गई है ताकि इस प्रक्रिया में बेवजह की देरी ना हो। तो अब क्या टाइमलाइन है? और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने की सूचना मिलती है, दोषी या उसके परिवार को 30 दिनों के अंदर दया याचिका दायर करनी होती है। ये याचिका किसके पास जाती है? याचिका पहले राज्य के राज्यपाल के पास जाती है। अगर राज्यपाल उसे खारिज कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति के पास? हाँ, तो उस खारिज होने की सूचना मिलने के 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की जा सकती है। अगर एक ही मामले में कई दोषी हों तो? अक्सर देखा गया है कि एक दोषी की याचिका दूसरे का इंतजार करती है और सालों निकल जाते हैं। इस नए कानून ने उस देरी के रास्ते को बंद करने की कोशिश की है। अब जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही मामले के सभी दोषी 60 दिनों के भीतर अपनी अपनी याचिकाएं दायर कर दें, ताकि उन सभी पर एक साथ विचार हो सके। बिल्कुल। और अगर कोई दोषी याचिका नहीं भी डालता है तो उसका मामला भी सरकार को भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले का क्या महत्व है? क्या उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है? नहीं, धारा 472 शायद बहुत साफ कहती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। उनके आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी और उनके निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मतलब ये प्रक्रिया को एक निश्चित अंत देता है। जी बिल्कुल। यह तो हुई मृत्युदंड की बात। बाकी सजाओं को कम करने या माफ करने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होती है। अगर मामला केंद्रीय कानून से जुड़ा है तो केंद्र सरकार, और अगर राज्य के कानून से जुड़ा है तो राज्य सरकार। और इनके पास क्या शक्तियां होती हैं? इनके पास 3 मुख्य शक्तियां होती हैं: सजा को निलंबित करना यानी सस्पेंड, परिहार करना यानी रेमिट, और लघुकरण करना यानी कम्यूट। क्या आप इन तीनों को सरल भाषा में समझा सकते हैं? सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट में क्या फर्क है? जरूर। सस्पेंड करने का मतलब है सजा पर अस्थायी रोक लगा देना, जैसे किसी को पैरोल पर छोड़ा जाता है। सजा खत्म नहीं होती, बस रुक जाती है। हाँ, परिहार या रेमिट करने का मतलब है सजा की अवधि को कम कर देना, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदलना। जैसे 10 साल के कठोर कारावास को 7 साल के कठोर कारावास में बदल देना। ठीक है। और लघुकरण या कम्यूट करने का मतलब है सजा की प्रकृति को बदलना, यानी एक कठोर सजा को हल्की सजा में तब्दील कर देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना। तो सरकार के पास ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं। क्या इन पर कोई सीमा या कोई रोक भी है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है जो धारा 475 में दी गई है। ये एक तरह का न्यायिक सुरक्षा कवच है। वो क्या है? इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा ऐसे अपराध के लिए हुई है जिसमें मौत की सजा भी एक विकल्प थी, या फिर उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया है जी, तो सरकार उसे कम से कम 14 साल की वास्तविक सजा काटने से पहले नहीं छोड़ सकती। इसका मतलब ये 14 साल की सीमा एक तरह का न्यायिक सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की माफी देने की शक्ति अदालत द्वारा दी गई गंभीर सजा को पूरी तरह से बेअसर ना कर दे। बिल्कुल। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाता है। और कोई संतुलन? हाँ, एक और संतुलन है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। धारा 477 के मुताबिक अगर किसी मामले की जांच सीबीआई जैसी किसी केंद्रीय एजेंसी ने की है तो राज्य सरकार केंद्र की सहमति के बिना उस मामले में सजा को कम या माफ नहीं कर सकती। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 34 सिर्फ नियमों का एक सूखा संग्रह नहीं है। ये असल में न्याय प्रणाली का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक फैसले के बाद काम करना शुरू करता है। सही कहा। ये सजा, प्रक्रियात्मक सुरक्षा और दया के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। आपने इसका बहुत सही सारांश दिया है। ये अध्याय सुनिश्चित करता है कि सजा को लागू करने में मनमानी न हो, दोषियों को अपील के पूरे अवसर मिले और साथ ही सरकार के पास असाधारण मामलों में दया और विवेक दिखाने की शक्ति भी बनी रहे। मतलब यह कानून के शासन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से। ये बातचीत वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। इसने कानून के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डाली है जिसके बारे में आमतौर पर कम बात होती है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाते हैं। जी बताइए। धारा 472 में दया याचिका के लिए जो समय सीमा और सख्त प्रक्रिया तय की गई है वो निश्चित रूप से मामलों को निपटाने में तेजी लाएगी। हाँ। लेकिन क्या दया जैसी अवधारणा को, जो स्वभाव से विवेकाधीन और मानवीय होती है, उसे इस तरह के सख्त प्रक्रियात्मक ढांचे में बांधने से उसे इस तरह बांधने से उसके मूल स्वरूप पर कोई प्रभाव पड़ता है?
ये भविष्य में कानून के जानकारों के लिए बहस का एक दिलचस्प विषय हो सकता है।